गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपके लिए बायो और केमिस्ट्री आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूं। और प्रेजेंट में आपका चल रहा है दोस्तों फिजिक्स, और फिजिक्स में आपका टॉपिक है दोस्तों ध्वनि और तरंग, यानी साउंड एंड वेव्स। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों उससे पहले मैं एक चीज़ आपके लिए बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका नोटिस जो है जारी किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, और इसमें बताया गया है कि किस जोन में और किस कैटेगरी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका अहमदाबाद है, ये अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, इसी प्रकार से और भी सारे जोन हैं आगे। जैसे कि दोस्तों आपका ये है चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज और रांची और सिकंदराबाद। तो आपको कमेंट में बताना है दोस्तों आपने किस जोन से अप्लाई किया है, और आपको देखना है कि दोस्तों आपने किस कैटेगरी से अप्लाई किया है और कितने फॉर्म उसमें अप्लाई हुए हैं। ये टोटल फॉर्म में अप्लाई हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर जब मैं आपके लिए बता देता हूँ जोन वाइज और कैटेगरी वाइज तो है दोस्तों आपका ये रहा, ये आपका कैटेगरी वाइज डाटा है। यूआर का है ये दोस्तों, ये एससी का है, ये एसटी का है, ये ओबीसी का है, और ये ईडब्ल्यूएस का है। वहीं दोस्तों हम टोटल फॉर्म देखें कैटेगरी वाइज और जोन वाइज दोस्तों, तो ये आपके जोन वाइज हैं दोस्तों। ये इस प्रकार से ये फॉर्म है, ये आपके जोन वाइज हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके जोन वाइज टोटल फॉर्म है, जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, अगर जोन वाइज और कैटेगरी वाइज अगर मैं बताने को बैठूं तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे आपकी यहाँ पर क्लासें भी लेनी है, क्लास भी पढ़ानी है। और क्लास में आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे दोस्तों डॉपलर प्रभाव, जिसका दोस्तों अहम योगदान है हमारी इस टॉपिक में, तो उसे भी हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली मैं आपके लिए बता देता हूं दोस्तों, आपके टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं वो हुए हैं दोस्तों 1,82,000 1,82,02,423 ये आपके टोटल फॉर्म पड़े हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में। और आपकी वैकेंसियाँ कितनी थी दोस्तों? 32,000 प्लस आपकी वैकेंसियाँ थी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर आपका जो है रहने वाला है ग्रुप डी में। तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बेस्ट और बड़े स्मार्ट तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बस मेरा यही कहना है कि दोस्तों कि आप मेहनत जी जान से और अच्छी तरह से और मन लगाकर मेहनत करें, और जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो आप करें दोस्तों। उनके नोट्स बनाएं, उन्हें दोस्तों रेगुलर रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद दोस्तों मैं आपको देखिए दोस्तों, जैसे ही आपकी साइंस कंप्लीट होती है तो मैं आपके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूँ, तो वो भी आप रेगुलर लगाएं, ताकि दोस्तों आपकी जब आपका एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों आपकी तैयारी बेस्ट हो। बस मेरा यही कहना है। जबकि आपको पता है दोस्तों आपके फॉर्म कितने हैं, 1,82,02,000 सॉरी दोस्तों 1,08,22,243 आपके फॉर्म हैं। कितने दोस्तों? 1,08,22,243। तो दोस्तों अपनी मेहनत अच्छी करें, बेस्ट करें। आपको पता है दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। मात्र आपके पास वैकेंसियाँ हैं कितनी? 32,000, और फॉर्म है दोस्तों 1,08,82,423। तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो तैयारी दोस्तों रेगुलर बनाए रखें, बेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ध्वनि का ही हमारा टॉपिक चल रहा है, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि ध्वनि को प्रभावित करने के वाले कारक क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्वनि को प्रभावित करती हैं, और साथ में पढ़ेंगे हम डॉपलर प्रभाव। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों तापमान। और दोस्तों आपसे एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है मेरी कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो को हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, नोट्स बनाने हैं, उन्हें रिवाइज करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है दोस्तों आपके सामने तापमान। यानी दोस्तों तापमान जो है दोस्तों हमारे ध्वनि के वेग को प्रभावित करता है। और साथ में आपको अगला यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर हमारे ध्वनि के वेग में 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाती है। और ये प्रश्न दोस्तों डायरेक्टली पूछा जाता है।
जबकि दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों 332, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है दोस्तों 346। इसी प्रकार दोस्तों 22 का भी पूछा जाता है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है वो आप दोस्तों कितना बढ़ रहा है दोस्तों 1 मीटर पर 1 सेकंड में 0.61 मीटर। तो आप बढ़ाकर देख सकते हो, जो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 22 है, 22 में आपने 25 है दोस्तों यहाँ पर, तो 25 में आपने 3 घटाया तो 22, तो 3 का गुणा आप 61 से कर दीजिए बस, तो 3 3 6 18, तो आप इतना घटा लीजिए दोस्तों, जो आपका वेग है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये होता है दोस्तों, इस प्रकार से आपको निकालना होता है। अगर आपसे 22 डिग्री पर 20 डिग्री पर या 30 डिग्री पर कभी भी आपसे पूछे तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो तापमान को पहला प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों आपका, सॉरी दोस्तों, ध्वनि को तापमान। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका ध्वनि में गैसों में ध्वनि का वेग अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो वेग होता है ना दोस्तों ध्वनि का वेग, ये क्या होता है दोस्तों, ध्वनि का वेग जो है दोस्तों अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, ये अणुभार है, एम को अणुभार से यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहीं अगला पॉइंट हम देखें दोस्तों, आर्द्रता। आर्द्रता जो है दोस्तों ये भी ध्वनि के वेग को प्रभावित करती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ध्वनि का वेग जो है आर्द्रता के समानुपाती होती है। यानी दोस्तों जितना आपका ध्वनि होगा, आर्द्रता होगी, उतना ही आपका ध्वनि का वेग होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसीलिए दोस्तों धुंध, कोहरे और रात्रि के समय ध्वनि जो है दोस्तों अधिक दूर तक जाती है, क्योंकि दोस्तों उस समय नमी होती है, आर्द्रता होती है। तो इसीलिए दोस्तों जो कण होते हैं हमारे सराउंड, जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में, वो क्या है दोस्तों उस नमी के कारण पास पास आ जाते हैं। और आपको पता है दोस्तों ध्वनि सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों ठोस में होता है। और आपको कण पास पास होंगे हमारे वातावरण में, तो वहाँ का जो वातावरण है दोस्तों हमारे आसपास का, वो ठोस अवस्था में होगा लगभग दोस्तों। और उसमें क्या है दोस्तों ध्वनि का वेग भी ज़्यादा होगा। तो आर्द्रता पर निर्भर करता है दोस्तों ध्वनि का वेग, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों दाब के बारे में, कि दाब का हमारी ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि आदर्श गैसों के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वास्तविक गैसों का वेग जो है दोस्तों दाब बढ़ने पर बढ़ने लगता है। यानी दोस्तों आदर्श गैस जो होती हैं उनका वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविक गैस जो होती हैं, वास्तविक गैसों का जो है वास्तविक गैसों का जब वेग बढ़ता है तो उस वेग बढ़ने पर दाब भी बढ़ने लगता है। यानी दाब बढ़ता है तो वेग बढ़ता है। आगे हम बात करें दोस्तों कि पेपर में अगर आदर्श और वास्तविक कुछ भी नहीं दिया है तो आपको आदर्श गैस मानकर ही उत्तर करना होगा। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ध्वनि की जो आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी ध्वनि के वेग पर। तो देखिए दोस्तों ध्वनि के वेग पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों गैसों की प्रकृति का प्रभाव क्या होता है दोस्तों हमारी ध्वनि पर, तो आपको याद रखना है दोस्तों एकल परमाणविक जितनी भी गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, जैसे एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हैं आपकी दोस्तों एकल परमाणविक गैस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया है, एकल परमाणविक गैसों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ध्वनि का। सॉरी दोस्तों, एकल परमाणविक जो गैस होती हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ध्वनि के वेग पर। फिर उसके बाद पड़ता है दोस्तों द्विपरमाणविक गैसों का, फिर उसके बाद त्रिपरमाणविक गैसों का। तो द्विपरमाणविक गैस कौन कौन सी हैं दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे H है ना, मैंने आपके लिए अभी बताया, तो H2, O2, N2 ये आपकी दोस्तों द्विपरमाणविक गैस हैं। वहीं त्रिपरमाणविक गैस की बात करें तो O3 जो है ओजोन, ये भी आपकी त्रिपरमाणविक गैस है। ठीक है, तो इस प्रकार की त्रिपरमाणविक गैस होती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक आपसे पूछा जाता है कि मैक संख्या निकालना, कि मैक संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। तो मैक संख्या निकालने का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि वायुयान की चाल या वस्तु की चाल और ध्वनि की वायु में चाल, यानी वायुयान या वस्तु जो भी है उसकी जो है दोस्तों वायु में क्या चाल है और ध्वनि की वायु में क्या चाल है, उनका दोनों का अनुपात जो है दोस्तों वो कहलाता है मैक संख्या। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आगे जिनके आपसे डायरेक्टली
जो है दोस्तों मैक नंबर पूछे जाते हैं, जिनमें दोस्तों आपका पहला है, ये रहा दोस्तों कि सबसोनिक एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनका मैक नंबर होता है दोस्तों 0.8 से कम, 0.8 से कम, यहाँ पर लेस देन लिखा है तो आपको याद रखना है 0.8 से कम होता है सबसोनिक जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनका। वहीं इंफ्रासोनिक की अगर हम बात करें तो उनका मैक नंबर होता है दोस्तों 0.8 से 1.2 तक, और सोनिक एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनका 1 होता है। वहीं दोस्तों सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनका 1 से 5 के बीच में होता है, और हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनका 5 से 10 के बीच में ये जो है मैक नंबर होता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों कि सुपरसोनिक विमान द्वारा किसी प्रत्यास्थ माध्यम में उत्पन्न की जाने वाली उच्च दाब युक्त तरंगें प्रघाती तरंगें कहलाती हैं। क्या दोस्तों? प्रघाती तरंगें। और इनका पथ कैसा होता है दोस्तों? शंक्वाकार। और ये पथ ही पूछा जाता है कि इनका पथ कैसा होता है, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, शंक्वाकार होता है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। तो ये तो दोस्तों आपके ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं दोस्तों एक डॉपलर प्रभाव के बारे में। और इसके बारे में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, डॉपलर प्रभाव जो है दोस्तों ये डॉपलर साहब ने ही दिया था। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम समझते हैं कि क्या है डॉपलर प्रभाव। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति हो रही हो तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति में उतार चढ़ाव महसूस होता है, और यह दोस्तों डॉपलर प्रभाव कहलाता है। जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे कि दोस्तों कोई ट्रेन है अगर आपके पास आ रही हो तो उसकी सीटी की ध्वनि तेज सुनाई देती है, लेकिन दूर जाते समय वह कम सुनाई देती है। तो यही है दोस्तों आपका डॉपलर प्रभाव। और आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, B ± VL / B ± BS × FS। यहाँ पर B है दोस्तों तरंग का वेग, और BS है दोस्तों स्रोत का वेग, BL है दोस्तों श्रोता का वेग, और FS है दोस्तों स्रोत की वास्तविक आवृत्ति क्या है। तो इस फॉर्मूले से दोस्तों आप आभासी आवृत्ति निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जब श्रोता के पास आ रहा हो तो उस समय हम दोस्तों BS को ऋणात्मक लेते हैं, और जब श्रोता से दूर जा रहा हो, श्रोता कौन हुआ दोस्तों? जिसको सुनाई दे रहा है। और स्रोत क्या हुआ दोस्तों? जिसके द्वारा आवाज़ निकाली जा रही है। जैसे दोस्तों ट्रेन है तो ट्रेन क्या है? एक स्रोत है। और श्रोता कौन है? आप, क्योंकि आपको सीटी सुनाई दे रही है ट्रेन की, तो आप श्रोता हुए। और स्रोत कौन हुआ? ट्रेन। तो जब श्रोता से दूर जा रहा हो तो BS का मान क्या लेते हैं दोस्तों? धनात्मक। आगे आपको याद रखना है दोस्तों कि जब श्रोता स्रोत के पास आ रहा हो तो BL को धनात्मक लेते हैं, और जब श्रोता स्रोत से दूर जा रहा हो तो BL को ऋणात्मक लेते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि ध्वनि तरंगें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि को दर्शाती हैं। ध्वनि तरंग क्या दर्शाती है दोस्तों? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होने के कारण ध्रुवण की जो है दोस्तों ध्रुवण की घटना नहीं दिखाती, यानी ध्रुवण की घटना जो है ये नहीं दर्शाती। ध्रुवण केवल दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। और ये प्रश्न दोस्तों डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि ध्रुवण किन तरंगों में होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों में। तो आज का यही बस इतना सा ही टॉपिक था। आगे का टॉपिक है जिसे हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, कल हम देखने वाले हैं। उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है दोस्तों। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों अपने हर फ्रेंड सर्कल में, अपने हर ग्रुप में। और दोस्तों अपनी तैयारी जी जान लगाकर और अच्छी मेहनत करें दोस्तों अपनी तैयारी के लिए। दोस्तों अपने आप को एक प्रकार से इस प्रकार से अपने आप को ढाल लें कि दोस्तों कि अगर आपका कभी भी एग्ज़ाम लिया जाए तो आपको किसी प्रकार की एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ उन्हें दोस्तों रेगुलर आप रिवाइज करते रहें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।